हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्ज़। सो हम अपनी सीडीपी की सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। और देखिए, इससे पहले जो था, सीरीज़ से पहले हमने कुछ मैराथन सेशंस लिए हैं, जैसे कि पंजाबी का मैराथन सेशन, जिसमें पिछले 10 सालों के पेपर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं पंजाबी पैडागोजी के। देन इंग्लिश पैडागोजी का कंप्लीट सिलेबस एक ही वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप एक वीडियो वो देख लीजिए, समझ लीजिए आपकी इंग्लिश पैडागोजी की पूरी तैयारी हो चुकी। ठीक है जी। सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू पैडागोजी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड द टॉपिक इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसके रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स हैं, लाइक जो भी फैक्टर्स हैं हेरिडिटी के, एनवायरनमेंट के क्या इफेक्ट्स हैं या फैक्टर्स व्हाटसोएवर, हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विद द क्रोमोसोम्स क्या हैं, ठीक है, ट्विन कॉन्सेप्ट क्या है, जाइगोट एंड एवरीथिंग, वो चीज़ इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद अवर सेशन। सो सबसे पहले देखिए, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हमने पिछली वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट किए थे, वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। कोई भी बच्चा है जो ग्रो कर रहा है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो आज किस तरह का है, दो चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। वन इज़ हेरिडिटी एंड सेकेंड इज़ एनवायरनमेंट। अब देखिए, हेरिडिटी को समझना ज़रूरी है। हेरिडिटी क्या है? जो फीचर्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, यानी कि क्वालिटीज़ और फीचर्स दैट अ चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स और एंसेस्टर्स। यहाँ पे जो पेरेंट्स है, सिर्फ ऐसे नहीं है कि इमीडिएट पेरेंट्स जिसको हम मम्मा पापा कहते हैं, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। तो कुछ कुछ फैक्टर्स जितनी पिछली पीढ़ियाँ हैं उनके हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो दैट इज़ हेरिडिटी। जीन्स के थ्रू वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। देन इज इसको हम कहते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। ठीक है, ये भी एक टॉपिक है। इट मीन्स क्या है, नेचर का क्या मीन्स है हेरिडिटी, एंड नर्चर मीन्स किस तरह आप बड़े हो रहे हो, वो आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। हेरिडिटी ने तो जो देना था वो इंटरनली दे दिया, लेकिन आपका सराउंडिंग किस टाइप का है, क्लाइमेट किस टाइप का है, आप विलेज में रहते हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, ठीक है, कहाँ पे रहते हो, रिवर साइड के पास रहते हो, माउंटेन्स में रहते हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, एनवायरनमेंट है। आपकी सोसाइटी किस तरह की है, एवरीथिंग इज एनवायरनमेंट। यानी कि सिर्फ दो फैक्टर्स हैं जो एक पर्सन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, दैट इज हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर ही सब कुछ आ जाता है। अब देखो, हेरिडिटरी फैक्टर्स क्या है, एक एज तक आके ये रुक जाते हैं। ऐसे नहीं कि पूरी उम्र ही बंदे के जो एंसेस्टर्स हैं वो उनके जीन्स असर दिखाते रहते हैं, ऐसा नहीं होता। ये स्टैटिक होते हैं। जो चीज़ें हेरिडिटी से हमें लिमिटेड मिलनी है वही मिलेंगी। लेकिन एनवायरनमेंट क्या है, ये डायनामिक है। क्योंकि आज हम सपोज विलेज में रहते हैं, बंदे ने जॉब करने के लिए बाहर चला गया, वो दिल्ली रहने लग गया, तो ये चीज़ क्या होगी, डायनामिक होगी ना। एनवायरनमेंट में कैसा वातावरण है, ठीक है, किस तरह का ट्रैवलिंग उसका होता है, फूड क्या होता है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, एनवायरनमेंट के अंदर। सो एनवायरनमेंट इज डायनामिक एंड हेरिडिटी इज स्टैटिक। अब देखिए, इसकी जो डेफिनेशंस है थोड़ी सी देख लेते हैं। हेरिडिटी हम देख चुके हैं। देन एनवायरनमेंट के लिए रॉस क्या कहते हैं, फॉर एनवायरनमेंट, रॉस सेज एनवायरनमेंट इज एन आउटसाइडर पर्सन हु अफेक्ट्स अस। रॉस क्या कहते हैं कि एनवायरनमेंट एक ऐसा पर्सन है या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे अंदर नहीं, हमारे बाहर है, वो चीज़ हमें अफेक्ट कर रही है। सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, फूड, ठीक है, क्या एरिया है, क्लाइमेटिक चेंज क्या है, किस दुनिया के किस हिस्से में आप रहते हो, क्या कल्चर है आपका, क्या रिलीजन है, एवरीथिंग मैटर्स, दैट इज एनवायरनमेंट। अब देखिए, इफेक्ट्स क्या हैं हेरिडिटी के। नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट्स। तो ये देखो, ये सारी जो थ्योरी है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनमें से कहाँ से क्या क्वेश्चन डाल दें हमें नहीं पता। लेकिन अगर हमें समझ में आ गया, ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस तो आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो हम इसको करेक्ट आंसर कर पाएंगे। सो इफेक्ट्स ऑफ हेरिडिटी, ये देखो, फिजिकल, बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसके हेल्थ में इफेक्ट पड़ता है। देन इज लर्निंग, देन इज पर्सनैलिटी। अब फिजिकल फीचर्स, जैसे हम कहते हैं कि अगर पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा नहीं है तो बच्चे की भी उतनी ही रहेगी, ऐसे नहीं कि बच्चा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर पेरेंट्स की बॉडी फिजिक जिस तरह की है, बच्चे की भी वैसी होगी। कई पेरेंट्स के होता है कि आइज़ का कलर ब्लैक होता है, ब्राउन होता है या ग्रे होता है, तो बच्चे का भी आई कलर उसी तरह का हो जाता है। कंप्लेक्शन होता है, हेयर्स होता है, ठीक है। देन इंटरेस्ट की बात अगर करें कि पेरेंट्स को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, बच्चे के अंदर भी कुछ फैक्टर्स वो इंटरेस्ट के आ जाते हैं।
देन इज़ द हेल्थ। अब देखो विरासत में और कुछ मिले ना मिले, बीमारियां तो ज़रूर मिलती हैं आज के टाइम में। तो ये बिल्कुल, अगर आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चले जाओ, वो पहले पूछेंगे कि आपके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इट मीन्स कि वो एज्यूम कर लेते हैं कि ये इनहेरिटेड प्रॉब्लम है। हेल्थ इश्यूज जो आते हैं ना, आधी प्रॉब्लम्स तो हमें अपने एंसेस्टर से मिलती हैं। अगर उनको वो प्रॉब्लम थी तो जाहिर सी बात है कि हमें भी चांसेस हैं कि वो प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर ये क्या है, लाइक ब्लड प्रेशर, शुगर है, हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, या फिर व्हाट्स ऑन, कोई स्किन की इन्फेक्शन हो सकती है। कुछ चीज़ें विरासत में ही समझ लो मिल जाती हैं, और हेल्थ इश्यूज तो डेफिनेटली मिलते हैं। देन इज़ द लर्निंग। अब देखो, हर पेरेंट्स का जो अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, तो बच्चे के अंदर भी हम सोच सकते हैं कि वो चीज़ इफ़ेक्ट डालती है कि बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। अब ये चीज़ दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। देखो, जो एनवायरनमेंट है या फिर जो हेरिडिटरी फीचर्स मिलते हैं हमें, बच्चा किस तरह से पैदा होता है, वो भी दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। जब बच्चा जन्म नहीं लेता, उससे पहले, कंसीव होने तक, बच्चे के जन्म से जस्ट पहले जो टाइम हम प्रेगनेंसी का टाइम बोलते हैं, वहाँ पर बच्चे को इफ़ेक्ट करता है। अगर मदर की हैबिट्स जो हैं वो हेल्दी हैबिट्स हैं, फूड लेना, या फिर अगर कोई ऐसी हैबिट्स हैं लाइक एल्कोहल का इंटेक होना या फिर सिगरेट पीना, तो वो चीज़ें बच्चे को इंटरनली इफेक्ट करती हैं। यानी कि इंटरनली इफेक्ट कर रही है वो चीज़, ये क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट है। और जब बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद जो चीज़ें इफेक्ट करती हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। देन फिफ्थ फैक्टर इज द पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी हम कहते हैं कि ओवरऑल बच्चे की लुक वाइज कैसा है, वो कुछ हद तक अपने पेरेंट्स से सिमिलर हो सकता है। सो देखिए, क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दो चीज़ें देखिए, इस पे क्वेश्चन आता है बच्चों का ना, गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है कि वो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स अगर पूछा जाए तो वो 46 हैं। अगर हम बात करें पेयर्स की, पेयर्स कितने होते हैं, पेयर मतलब दो को जोड़कर, तो इसका हाफ क्या हो गया, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ईच मेल और फीमेल, ठीक है। चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, दोनों में कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज़। अब देखिए, जो तो होते हैं 22 पेयर्स, पहले 22 पेयर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स बोलते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, सेम होते हैं मेल और फीमेल में, ठीक है। 22 पेयर सेम होते हैं। लेकिन जो 23rd पेयर है, हम कहते हैं ना कि जो न्यू बॉर्न बेबी है वो गर्ल है या बॉय है, वो किस पर डिपेंड करता है, इसी 23rd पेयर पर। क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। क्योंकि इसी पेयर पर डिपेंड करता है कि जो चाइल्ड आने वाला है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। अब देखिए, मेल, अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें, जो मेल पर्सन होते हैं उनके पास दोनों तरह के क्रोमोसोम होते हैं, एक्स भी होता है, वाई भी होता है। यानी कि उनके पास पेयर्स कितने होते हैं, एक्स एक्स भी बना सकते हैं वो पेयर, उनका एक्स वाई भी हो सकता है, ठीक है। दोनों तरह के पेयर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आजकल तो काफ़ी एजुकेटेड पीढ़ी आ चुकी है, ये चीज़ें पता है। लेकिन पुराने टाइम में क्या होता था कि अगर गर्ल चाइल्ड एक फैमिली में बार बार आ रही है, तो वो फीमेल्स को दोष दिया जाता था कि मेल चाइल्ड क्यों नहीं आ रहा है ना। तो उनको बता दो ज़रा जाकर कि मेल चाइल्ड आपके मेल के कारण नहीं आ रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम्स कौन एग्जिबिट करता है, मेल वाले, मेल ही एग्जिबिट कर सकता है। फीमेल्स के पास सिर्फ गर्ल चाइल्ड के क्रोमोसोम्स होते हैं। यानी कि एक्स किसके लिए होता है, गर्ल के लिए, और वाई क्रोमोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉय के लिए। तो फीमेल्स के पास सिर्फ गर्ल क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल के पास दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई। क्लियर। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जब होती है, तो अगर देखिए एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं, ठीक है, मेल का एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, तो क्या रिजल्टेंट होगा, गर्ल चाइल्ड। लेकिन अगर एक्स और वाई, यानी कि मेल की तरफ से वाई क्रोमोसोम, फीमेल की तरफ से एक्स क्रोमोसोम, ये ऑपोजिट है ना, तो फिर यहाँ पर क्या रिजल्ट होगा, एक मेल चाइल्ड, यानी कि एक बॉय पैदा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है कि
कौन सा बेबी पैदा होने वाला है ये डिपेंड करता है 23rd पेयर जो क्रोमोसोम का है उस पर, उसको क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ये चीज़ आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इस पर कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है। ऑटोसोम्स पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको ये दिए हो सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मेल चाइल्ड इनमें से आप कौन सा डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया सिंगल चाइल्ड की बात। अगर हम बात करें ट्विंस की, जब ट्विंस पैदा होते हैं तो वो 2 तरह के होते हैं, वो हम प्रॉपर देखते हैं यहाँ पर। सो देखिए, अगर हम ट्विंस की बात करें तो ट्विंस 2 तरह के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। अब सबसे पहले देखिए कि जब बच्चा जन्म लेता है तो अगर यहाँ पर फीमेल है, यहाँ पर मेल है, तो काफ़ी सारे जो जर्म सेल्स हैं, हर ह्यूमन बॉडी में काफ़ी सारे जर्म सेल्स होते हैं। तो फीमेल के जो जर्म सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं ओवा, और मेल के जर्म सेल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। काफ़ी सारे जर्म सेल्स हैं, लेकिन सिर्फ एक जर्म सेल है जो इनका मैच्योर होता है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर, हमने बात की थी ना कि 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं, लेकिन सिर्फ एक पेयर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि गर्ल बॉय दोनों में से क्या बच्चा पैदा होने वाला है। तो जो सेल मैच्योर होता है फीमेल्स का उसको हम बोलते हैं ओवम, और मेल्स का जो मैच्योर होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म। अब जब ये दोनों मिलकर क्या होता है फिर, फर्टिलाइज्ड एग, मदर की वॉम में फर्टिलाइज्ड एग होता है, जहाँ पर हम कहते हैं कि अब ये बच्चा है जन्म लेगा। तो ये एक सेल है, यानी कि एक एग है तो एक ही बच्चा जन्म लेगा, जो हमने अभी तक देखा है कि वो डिपेंड करता है कि XX क्रोमोसोम्स हैं, XY है। क्लियर, दोनों में से कौन सा पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो अगर XX क्रोमोसोम है तो गर्ल चाइल्ड पैदा होगी, फीमेल। अगर XY क्रोमोसोम है तो क्या, मेल पैदा होगा। अब ये देखिए, एक फर्टिलाइज्ड एग है, यानी कि यहाँ से एक बच्चा पैदा हो रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये स्प्लिट हो जाता है 2 हाफ्स में। तो ये क्या है, एक एग, और ये क्या है, अनदर एग। ये अपना अपना एक इंडिविजुअल बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट आता है हमारा, ट्विंस का। क्लियर, क्या होता है कि एक एग होता है, लेकिन अगर वो इन केस स्प्लिट हो जाता है, कई बारी चांसेस होते हैं कि वो एग स्प्लिट हो जाता है, तो ये एक अपना इंडिविजुअल बन गया, ये अलग से अपना इंडिविजुअल बन गया। अब ये दोनों क्या हो गए, ट्विंस, जो हम अब देखने वाले हैं। अब क्या होता है कि ये जो दोनों अपने इंडिविजुअल अलग अलग बन गए, तो ये कई बारी क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस भी हो सकते हैं या फिर ये फ्रेटर्नल ट्विंस भी हो सकते हैं। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। अगर आप इसके बारे में और डिटेल देखना चाहते हैं तो वो आपको 9th क्लास की साइंस की बुक में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल से इसके बारे में पता लग सकता है। तो आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, ज़्यादातर जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं इनका जो जेंडर होता है हम कहते हैं कि मेल मेल या फिर फीमेल फीमेल। तो एक तो इनका जो जेंडर है वो सेम होगा, हम कहते हैं। अगर दोनों सिमिलर हैं तो उनकी जो लुक है वो भी सिमिलर होती है, हैबिट्स सेम हो सकती हैं। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस के फीचर्स क्या हैं, एक तो उनका जेंडर जो है वो सेम हो सकता है, वो सेम होता है। ठीक है, जो लुक है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, हैबिट्स भी बहुत सिमिलर होती हैं। लेकिन अगर हम फ्रेटर्नल ट्विंस की बात करें तो उसमें क्या है, वो डिफरेंट जाइगोट से बनते हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस किससे बनते हैं, डिफरेंट जाइगोट से। आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं 1 सिंगल जाइगोट से। तो इसमें क्या होता है, ये क्या हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट हो इनका जेंडर, मेल मेल हो सकता है, मेल फीमेल हो सकता है, या फिर दोनों फीमेल्स हो सकती हैं। फ्रेटर्नल ट्विंस में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कौन से दोनों ट्विंस होंगे, या तो गर्ल बॉय बहन भाई की जोड़ी बन सकती है, दोनों भाई हो सकते हैं और दोनों बहनें हो सकती हैं। क्लियर, दोनों गर्ल चाइल्ड हो सकती हैं। तो इसमें क्या कह सकते हैं हम, इनकी लुक सेम हो भी सकती है, नहीं भी। इसमें किसी चीज़ की कोई एश्योरिटी नहीं है, कोई भी फीचर शो हो सकता है, कोई भी ट्रेट हो सकते हैं, हैबिट सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। क्लियर, लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं इसमें वो ट्विंस क्या हैं, दोनों सेम
जेंडर के होते हैं, उनकी लुक वाइज भी वो दोनों सेम होते हैं और उनकी जो हैबिट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम एग्जिबिट करते हैं हैबिट्स। क्लियर? सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एनवायरनमेंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। अब देखिए एनवायरनमेंट क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, वो सारी फैक्टर्स जो हमें बाहर की दुनिया से अफेक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एनवायरनिया मीनिंग सराउंड, जो चीज़ हमें सराउंड करती है। ठीक है, ये एमसीक्यू आया हुआ है कि एनवायरनिया किस एनवायरनमेंट किस वर्ड से डिराइव किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे दी जाएंगी। एनवायरोनिया, ठीक है, ये स्पेलिंग भी आप देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या है, जो चीज़ें हमें सराउंड करती हैं वो हमारा एनवायरनमेंट बनता है। अब देखिए इसमें जो फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट हमारा, इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहली एजेंसी जो हमें इफ़ेक्ट करती है वो होती है हमारा खुद का घर, यानी कि होम इज़ द फैक्टर जो हमारी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करता है। देन सेकंड है स्कूल, फिर सोसाइटी, हमारे नेबर्स क्या है, क्या रिलीजियस ग्रुप है हमारा, किस चीज़ को फॉलो करते हैं, वो चीज़ भी हमारे माइंड पर इफ़ेक्ट करती है कि हमने ये चीज़ ही फॉलो करनी है, ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। वो सारी सिम्टम्स, सारी चीज़ें मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। देन इज़ द इंस्टीट्यूशन, या फिर किस क्लाइमेट में आप रहते हो। ठीक है, अगर ठंड के इलाके में रहते हैं तो हमारी बॉडी उस तरह की हो जाती है। ठीक है, लाइक अगर आप माउंटेन्स में रह रहे हो, ठीक है, प्लेन्स में, डेजर्ट्स में, कोई हिली एरिया में रह रहे हो, तो वहाँ पर जो लोगों की हाइट है एज्यूम किया जाता है कि उनकी ज़्यादा हाइट नहीं होती है। देन एयर, वाटर, ये सारी क्लाइमेट के अंदर आ जाती है। ज्योग्राफी के अंदर आती हैं ये तीनों चीज़ें, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, यानी कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, किस एरिया में हम रह रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो फर्स्ट फैक्टर क्या होता है हमारा, दैट इज होम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स अ पर्सनस डेवलपमेंट, दैट इज होम। सेकंड क्या है, स्कूल, इंस्टीट्यूशन। ठीक है, देन इज द थर्ड सोसाइटी है, नेबर्स है, पीयर्स हैं। पीयर मीन्स जो आपका फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम बच्चे कहाँ पर बिताते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, स्कूल में अपने टीचर्स के साथ। तो वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द ग्रोइंग एज। आई एम श्योर दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो नाउ इज इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी पर्सन पर। तो देखिए ये 5 इफेक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज फिजिकल डिसिमिलैरिटी, इफेक्ट्स ऑन सुपीरियरिटी ऑफ रेसेस, इफेक्ट्स ऑन पर्सनालिटी, इफेक्ट्स ऑन मेंटल ग्रोथ एंड मल्टीपल इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन। इन पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 देखते हैं। फिजिकल डिसिमिलैरिटी में क्या होता है, देखिए जो भी एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने काफ़ी सारे जो एक्सपेरिमेंट्स किए ईयर ओवर द ईयर, उन्होंने क्या देखा कि बेशक हम क्या कहते हैं कि हेरिडिटी के कारण ही फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जो भी बच्चा है, ठीक है, उसकी क्या हाइट होगी, वेट होगी, कि हम कहते हैं कि हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल होता है पर्सन के फिजिकल आस्पेक्ट पर। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट क्या कहते हैं कि हेरिडिटी अलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ट्रेट्स ऑफ अ पर्सन। एनवायरनमेंट भी उस पर इफेक्ट डालती है। इसके लिए इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, देखिए माउंटेन पीपल को ले लिया, जो लोग माउंटेन रीजन में रहते हैं, ठीक है, और सेकंड जो लोग प्लेन रीजन्स में रहते हैं। क्लियर, इन लोगों पर इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो इनको क्या पता लगा कि जो माउंटेन वाले पीपल हैं उनकी हाइट क्या होती है, शॉर्ट होती है, लेकिन जो प्लेन्स में रहते हैं, प्लेन एरियाज में रहते हैं, वो लोग एक तो टॉल होते हैं, ऊपर से वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये फीचर इनको क्या हेरिडिटी से मिले हैं, ये फीचर्स इनको हेरिडिटी से नहीं मिले हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज रीजन्स। एनवायरनमेंट में हमने क्या डिस्कस किया था, सोशल एनवायरनमेंट, हमारा जोग्राफिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, कोई एरिया जहाँ पे हम रहते हैं, हम डेजर्ट में रहते हैं या फिर हम वहाँ पर रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो चीज़ों का हमारे फिजिकल पे, हमारे स्किन पर, हमारे बॉडी टेक्सचर पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि माउंटेन वाले लोग जो थे उनकी हाइट कम थी एज़ कम्पेयर टू द पीपल लिविंग इन द प्लेन्स। क्लियर हो गई ये चीज़। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट इफेक्ट्स ऑन सुपेरियोरिटी ऑफ रेसेस। अब सुपीरियोरिटी ऑफ रेसेस हम कहते हैं कि सपोज एक फैमिली है, उसका जो कल्चर चलता आ रहा है बैकग्राउंड से, ठीक है, एक फैमिली का कल्चर क्या चलता आ रहा है कि वो सभी बहुत अच्छी जॉब पर लगे हुए हैं, कोई प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस में है, मींस कि जॉब का जो उनका बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सुपीरियोरिटी ऑफ रेसेस में हम क्या कहेंगे कि अगर इसी कल्चर में जो एक बच्चा
है, ठीक है, उसको हमने उठाकर कहीं और एनवायरनमेंट में डाल दिया जहाँ पर उसको ये चीज़ें बढ़िया एजुकेशन नहीं मिली, ठीक है, उसका इफ़ेक्ट क्या बच्चे पे पड़ेगा, या फिर उसका जो माइंड है इनके तरह चलेगा, या फिर वो बाद में जाकर इन फ्यूचर एक प्रोफेसर बनेगा या आईएएस आईपीएस इसी रैंक पर जाएगा। तो एनवायरनमेंट का ये कहते हैं कि बहुत इम्पैक्ट है। जिस एनवायरनमेंट में बच्चे को ले जाया गया उसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ेगा, बजाय इसके कि वो इन हायर पोस्ट पर जाए, वो क्या बनेगा, जिस तरह का उसको इन्वायरमेंट मिलता है। अगर वहाँ पे मजदूरी करने का ज़्यादा इन्वायरमेंट हुआ है ना, कि कोई लेबर क्लास के बीच में उस बच्चे को डाल दिया गया एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसकी मेंटालिटी उनके जैसी बन जाएगी, उसकी जो सोच है वो दब जाएगी, जो पुरानी सोच थी, ठीक है, जो जॉब ओरिएंटेड फैमिली वाली थी। तो यहाँ पे सुपीरियोरिटी किनकी थी, ये फैमिली की, ये किस में चेंज हो जाएगी, एनवायरमेंट के कारण इन्फीरियर में। यानी कि ये चीज़ अब क्या हो गई इस बच्चे के लिए, इन्फीरियर। ये भी क्यों हो गई, क्योंकि उसका प्रेजेंट जो इन्वायरमेंट है, वो कल्चर है, वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। क्लियर ये चीज़, सुपीरियोरिटी ऑफ रेसेस। यहाँ पे रेसेस क्या है, जो भी हमारा फैमिली कल्चर है, ट्रेडिशन है, ठीक है, हम कल्चर भी बोल सकते हैं, फैमिली एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, तो हम कल्चर की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक कल्चर से उठा के बच्चे को दूसरे कल्चर में डाल दिया तो वो उसी तरह की ट्रेट्स जो है अपना लेगा या फिर शो करने लगेगा। देन इज इफेक्ट्स ऑन पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए फिर एनवायरमेंटलिस्ट जो हैं इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि अगर सपोज पुअर फैमिली है, फैमिली पुअर है, लेकिन बच्चों का माइंड क्या सिर्फ जो रिच फैमिलीज होते हैं वहीं पे बच्चों का माइंड ज़्यादा डेवलप होता है, नहीं, जो पुअर फैमिलीज है वहाँ पर भी ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पुअर फैमिली में से एक बच्चे को फिर से उठाकर एनवायरनमेंट उसको क्या दे दिया, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दे दिया, जहाँ पर उसको क्या मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो वहाँ पर जाकर वो बच्चा इस ट्रेट को छोड़कर इस ट्रेट को अपना लेगा और अपनी परफॉर्मेंस क्या देगा, वो बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, यानी कि उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत राइज होगा। तो यहाँ पर भी किसने काम किया, एनवायरनमेंट ने, कि बच्चा अपना पुराना एनवायरनमेंट भूल गया और नए एनवायरनमेंट में उसको ये सारी फैसिलिटीज़ मिली, एजुकेशन मिली, स्कूलिंग बेटर मिली, ट्यूशन्स वगैरह मिले, या फिर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, एवरीथिंग, हम कहते हैं कि उसको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला। तो उसने अपना पूरा पोटेंशियल लगा दिया काम करने में और उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, बहुत बेटर हो गई। तो यहाँ पर भी एक एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया था, जैसे 20 पेयर्स ऑफ ट्विन्स ले लिए इन्होंने, जुड़वा बच्चे, ठीक है, 20 पेयर्स यानी कि 40 चिल्ड्रन टोटल, ठीक है, 20 पेयर हो गए तो 40 चिल्ड्रन हो गए। इन्होंने क्या किया, पेयर्स में से सभी पेयर के एक एक बच्चे को उठा के, यानी कि 20 चिल्ड्रन को उन्होंने क्या कर दिया, रूरल में रख दिया, और 20 को उन्होंने प्लेस कर दिया अर्बन रीजन में। अब यहाँ पर हेरिडिटी फैक्टर लगेगा या फिर एनवायरनमेंट उस पर इफेक्ट डालेगी। हेरिडिटी तो जो उनको सभी को मिली है वो तो सभी के पास सेम है, लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ पर डिफरेंस आता है कि क्या एनवायरनमेंट बच्चों को मिला है। यहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है कि ये रूरल एरिया में प्लेस कर दिए गए, इनका एनवायरनमेंट क्या था कि इनको अर्बन एरिया में प्लेस कर दिया गया। सो रूरल एरिया में क्या होता है, डिजीजेज होती हैं, स्किल्स नहीं होते। अर्बन एरिया क्या होता है, स्किलफुल होता है ना, हम कहते हैं कि हाइजीनिक। जो डिफरेंसेस हैं दोनों एरियाज़ के, इनका इफेक्ट किस पर पड़ेगा, इन 20 बच्चों पर और इन 20 बच्चों पर। तो ये जो बनेंगे, ठीक है, इनका जो बेसिकली डेवलपमेंट होगी वो किसके कारण होगी, एनवायरनमेंट के कारण। और इनकी जो डेवलपमेंट होगी डाउनवर्ड्स हो गई, क्योंकि डिजीजेस होते हैं रूरल में, कोई ज़्यादा ग्रोथ का चांसेस नहीं है, तो इनकी क्या होगी, डेवलपमेंट डाउनवर्ड्स होगी, वो भी किसके कारण, इनके रूरल एरिया के कारण। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने 20 पेयर ऑफ ट्विंस पे किया था, ताकि ये पर्सनालिटी को देख पाए कि क्या एनवायरनमेंट बच्चे की पर्सनालिटी पर भी इफेक्ट डालती है या नहीं डालती है। क्लियर, तो ये प्रूव हो गया कि सिर्फ हेरिडिटी ऐसा फैक्टर नहीं है, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों साथ मिलकर चलते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑन मेंटल ग्रोथ। अब मेंटल ग्रोथ में क्या हम देखते हैं, इस पे फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि कुछ बच्चों को लिया, जनरेशन्स ओवर जनरेशन्स इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ऐसी नहीं है कि एक बार वो एक्सपेरिमेंट कर दिया, ठीक है, और उसको वो प्रूव माना गया। इन्होंने काफ़ी सारी जनरेशन्स में से बच्चों पे वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट की हुई हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ बच्चों को सोसाइटी में से निकाल कर कहाँ पे रख दिया,
रिवर साइड रख दिया जहाँ पे सोसाइटी नहीं थी, और कुछ बच्चों को एक अच्छी सोसाइटी में रख दिया। ठीक है, रिवर में क्या था, नो सोशल सर्कल, नो सोशल सर्कल था, लेकिन सोसाइटी में तो सोशल सर्कल होता ही है। तो इन्होंने क्या देखा कि मेंटल ग्रोथ किसकी ज़्यादा होगी, आप लोग जानते हैं मेंटल ग्रोथ वहाँ पर ज़्यादा होगी जहाँ पर सोशल सर्कल है, इंटरेक्ट करने के लिए ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, तो उनको एक्सपोजर जो मिलता है वो भी ज़्यादा मिलेगा सोसाइटी में। तो जो बच्चों को रिवर साइड रख दिया जहाँ पे कोई सोसाइटी नहीं थी, सिर्फ एक दो बच्चे थे, ठीक है, वहाँ पे उनकी जो विकास है, हम कहते हैं विकसित इतने नहीं हुए, और मेंटल ग्रोथ उनकी उतनी नहीं हुई जितनी उन बच्चों की हुई जो सोसाइटी में प्लेस किए गए थे। क्लियर। नेक्स्ट इज मल्टीपल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। अनदर एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने क्या, हम कहते हैं कि जंगल बॉय जो हम आदिवासी कहते हैं, तो उनका बेसिक ब्रॉटअप कैसा है, अपब्रिंगिंग कैसी है कि वो जंगल में रहे हैं, जानवरों के बीच में रहे हैं, पेड़ पौधों के बीच में रहे हैं, यानी कि वो क्या किस तरह से रहे, अनसिविलाइज्ड, हम कहते हैं ना अनसिविलाइज्ड रहे हैं वो, उनको कोई मैनर्स नहीं पता, ठीक है, कपड़े अच्छे से डालने का ढंग नहीं पता, खाने पीने का ढंग नहीं पता, पेड़ पौधों पर मंकीज़ की तरह कूदते रहते हैं वो। तो उनमें से, ठीक है, जंगल बॉय को एक को उठाकर वो कहाँ पर ले आए, शहर में, सोसाइटी के अंदर, उसको अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की, उसको ईटिंग हैबिट सिखाई, या फिर एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट था उस पर पूरा डालने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चा अनसिविलाइज्ड ही रहा, क्योंकि उसका बेसिक जो ब्रॉटअप है, एनवायरनमेंट जो उसका पहले का इन्वायरमेंट था वो कौन सा था, जंगल का। तो इस एनवायरनमेंट ने इस बच्चे पर इतना इम्पैक्ट डाला हुआ है कि वो जंगल बॉय की तरह ही परमानेंटली ट्रीट करने लग गया, ट्रेड्स शो करने लग गया अपने बिहेवियर में। तो उसको सोसाइटी में भी जब डाला तो वो उस तरह से उसमें एडजस्ट नहीं हो पाया, और वो उसकी ईटिंग हैबिट्स नहीं चेंज हुई, एजुकेशन को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, और वो एनिमल्स की तरह ही एक्ट करता रहा। सो एनवायरनमेंट का हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट यहाँ पर भी पड़ा, लेकिन नए एनवायरनमेंट का नहीं, उस एनवायरनमेंट का जहाँ पर उसने अपना सारा टाइम कह लीजिए लाइफ के इतने साल बिताए हैं। क्लियर, समझ में आ गई ये चीज़। तो ये जंगल का फैक्टर भी, हेरिडिटी तो नहीं है, यहाँ पर भी पहले एनवायरनमेंट था और यहाँ पर भी क्या है, एनवायरनमेंट है नया। सो दिस इज इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक भी होता है फ्रेंड्स कंप्लीट। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम क्वेश्चंस इसमें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज सोशलाइजेशन, उसमें भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, बहुत क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और देखिए सीटेट की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है आपकी, 7 जुलाई 2024 को आपका पेपर होना है सीटेट का। तो उसके रिगार्डिंग भी जो नोटिफिकेशन है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो फॉर्म आप फिल कर देना डेफिनेटली। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग।